Hello everyone, welcome to Learn Our class. Today we read lesson number 3 in history of the class 8th. आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन। जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे कि जब कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जब दीवान बनी तो उसने कौन कौन से नए रेवेन्यूज़ टैक्सेस जिसे हम लोग कहते हैं उनको वसूल करने के लिए नई नई नीतियाँ बनाई। और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि उस समय का जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, जो कंडीशंस थी वो कैसी थी। तो उसके लिए आज हम इस चैप्टर में पढ़ने की और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, द कंपनी बिकम्स द दीवान। जब बच्चों 1764 में, जब 1764 में बक्सर का जो बैटल हुआ था, युद्ध ऑफ बक्सर, उसमें मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। तो उसमें हुआ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स थे उस युद्ध में जीते गए थे तो उन्होंने क्या किया, उनको बंगाल की दीवानी दे दी गई थी। और बंगाल की दीवानी देने के बाद में ब्रिटिशर्स को यहाँ पर मुग़ल एम्पीरियर ने सन 1765 में, ध्यान देंगे बच्चों, 1765 में मुग़ल एम्पीरियर को जो थे मुग़ल एम्पीरियर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बना दिया। किसका? बंगाल का। और आपको पता है कि दीवान का मतलब होता है जो सुपीरियर होता है, जिसके पास सारे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर होती है, उसे बोला जाता है दीवान। यहाँ पर यही है। आगे इसने बताया द एक्चुअल इवेंट इज़ मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन द रॉबर्ट क्लाइव। और इसका दीवान जो बंगाल का बनाया गया दीवान, उसका मेन एडमिनिस्ट्रेशन हेड कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। देखिए यहाँ पर फोटो में दिखाया रॉबर्ट क्लाइव को, जो ये मुग़ल एम्पीरियर है, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर दे रहे हैं। इसका एक फंक्शन किया गया इस फोटो में और इसे रॉबर्ट क्लाइव के एक पेंटर ने इस फोटो में शूट किया था अपनी इमेजिनेशन से। ओके, यस। नेक्स्ट है, दीवान का मतलब था जो कंपनी का चीफ माना जाता था, जिसे फाइनेंशियल मिनिस्ट्रेशन कहा जाता था। इन लोगों के पास में ऐसी पावर दे दी गई थी कि इनको रेवेन्यूज़ जो था वो सारे रिसोर्सेज के पावर इनके पास में थे। और ये रिसोर्सेज इनको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अपने एक्सपेंसिव को, अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए लोगों पर टैक्सेस के लिए दबाव डालने वाले लोग थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी तो एज ए ट्रेडिंग के लिए ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और इनका एक ही एम था कि ये लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन की पावर और दूसरे साथ में अपने रेवेन्यूज़ जो थे वो कलेक्ट करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिडिटी को दिखाना चाहते थे। यस, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ओवर द ईयर्स, थोड़े सालों के बाद में कंपनी ऑल्सो लर्न दैट टू द हैड टू मूव सम कोटेशन। थोड़े साल बाद में जब कंपनी ने अपने पैर यहाँ पर पूरे बंगाल में जमा लिए थे, तब कंपनी की पावर और ज़्यादा बढ़ने लगी। देन इन्होंने क्या किया, इट्स नीडेड टू पैसिफाई दोज इन द पास्ट हैड टू रूल्ड कंट्री साइड। उन्होंने क्या किया कि इन्होंने शहरों में तो, बंगाल के पूरे शहरों में तो अपना शासन जमा ही लिया था, अब इनका एम था ग्रामीण क्षेत्रों में अपना शासन जमाना। देन हाउ वॉज दिस बी डन, यह कैसे संभव हुआ? इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ टू कंपनी कम टू द कंट्री साइड, कैसे इन्होंने कॉलोनाइज किया कंट्री साइड को, ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे अपने अधिकार में लेना प्रारंभ किया और कैसे इन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाए और कैसे इन्होंने अपने पावर्स का यूज़ की बजाय मिसयूज़ करना आरंभ किया। ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने प्रोड्यूस और क्रॉप्स थे कि ये कौन कौन से प्रोडक्शन और कौन कौन सी फसलें चाहते थे किसानों से, वो भी हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, जो रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व कर, और राजस्व कर जो कंपनी के ऊपर लगाए गए थे कंपनी ने, वो हम लोग देखेंगे। द कंपनी हैड बिकम दीवान, जब कंपनी दीवान बनी, बट स्टिल सो इटसेल्फ प्राइमरली एज अ ट्रेडर। थे तो ये दीवान, लेकिन इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? व्यापारी की, ट्रेडिंग की थी। इनका जो मेन उद्देश्य यही था कि हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? ट्रेडिंग के लिए आए हैं। और ट्रेडिंग के लिए आए हैं तो हमारा जो मेन एम्बिशन क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा उठाना, बढ़ाना। इट वॉन्टेड अ लार्ज रेवेन्यू income to unveiling at set up as the regular system of assessment and collection। इन लोगों ने क्या किया कि हम लोग यहाँ पर परमानेंटली अपना असेसमेंट जमाने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर रेगुलर सिस्टम को बनाना होगा, जिससे कि द एफर्ट वॉड इंक्रीज द रेवेन्यू सो मच इज कुड बी द फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। इन्होंने क्या किया, सिल्क को और कॉटन को, यस इंपॉर्टेंट इट इज़ फॉर बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कॉटन को और सिल्क को बहुत चीप रेट में बंगाल के जो लेबर्स थे, जो बुनकर थे, उनसे ख़रीदना शुरू किया
और उस चीज़ों को खरीद कर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दामों को वसूलने की कोशिश आगे की। यस, देन विद इन 5 years वैल्यू गुड्स ब्रॉट बाय द कंपनी बंगाल डबल, कि इससे क्या हुआ कि जो बंगाल की चीज़ें थी वो बंगाल में डबल दामों में मिलने लगी। इससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई। और इससे पहले 1865 से पहले 1865 से पहले कंपनी हैड परचेज गुड इन इंडिया इज इम्प्रूविंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। इससे पहले जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रही हूँ कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग अपनी जो चीज़ें थी जो खरीदते थे सिल्वर और गोल्ड, ये कहाँ से लाते थे? ब्रिटेन से मंगवाते थे। तो उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा दाम देना पड़ता था। लेकिन जब ये दीवान बन गए कंपनी के तो इन लोगों ने बंगाल से जब ये चीज़ें खरीदी तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड द बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ द गुड फॉर एक्सपर्ट। तो इन लोगों को एक बेनिफिट ये हुआ कि इनकी ट्रेडिंग के लिए इनको ज़्यादा चीज़ें चीपली रेट में मिलने लगी और फाइनेंशियली ये उसको एक्सपोर्ट करने लगे हाईएस्ट क्वालिटी की चीज़ें बनाकर और दाम में। सून इट वॉज क्लियर दैट द बंगाल इकोनॉमी वॉज फेसिंग डीप क्राइसिस। इससे क्या हुआ? बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी की पूरी गड़बड़ हो गई। एंड आर्टिसंस वर डिप्रेसिंग विलेजेस सिंस दे बिगैन फोर्स्ड टू सेल गुड्स इनटू द कंपनी एट लो प्राइजेस। जो बंगाल के बुनकर थे, जो यहाँ के काम करने वाले लोग थे, उनके ऊपर प्रेशर दिया गया, उनको बोला गया, जानबूझकर उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि इनको जो कंपनी को ये चीज़ें हैं आपको कम दामों में बेचनी ही पड़ेगी। इससे क्या हुआ बच्चों? प्रेजेंट्स वर अनेबल टू द पे ड्यूज फॉर द बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। लेकिन इससे क्या हुआ? ये जो पेसेंट्स जो थे इन लोगों ने इनकी डिमांड को मांगने से मना कर दिया। एन आर्टिसियन प्रोडक्शन वॉज डेसिंग एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शोज साइन टू द कॉल्स्प। और इन्होंने 1770 में इन्होंने क्या कर दिया? खेती बाड़ी करना बंद कर दिया, कुछ भी काम ये लोग नहीं करते थे। और 1770 में एक खतरनाक अकाल पड़ा बंगाल में, जिसमें लगभग आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन, लगभग 1/3 जनसंख्या जो थी 10 लाख लोग मारे गए थे। जिससे क्या हुआ? बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल गड़बड़ा गई। यस बच्चों, प्लीज़ टर्न योर पेपर। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटो भी दिया हुआ है। इस फोटो में बंगाल में जो मुश्किलें आने लगी थी उसका सीन है फोटो में, देखिए। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कंपनी ने क्या किया कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। देन देखिए, इफ़ द इकोनॉमी इज़ द रून द कंपनी बी द सर्टिन इन द रेवेन्यू इनकम। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो कंपनी को इनकम कहाँ से होगी? हम लोग रेवेन्यूज़ कैसे लेंगे? हमारी रेवेन्यूज़ इनकम जो है डिक्रीज़ हो जाएगी। हम लोग कंपनी की जो इनकम है वो पूरी जितना हम लोग चाहते हैं उतना पैसा हम लोगों को टैक्स के रूप में जनता नहीं देगी। तो उन्होंने क्या किया? मोस्ट कंपनी ऑफिशियल बिगेन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी द एनकरेज्ड एंड एग्रीकल्चर हैड टू इम्प्रूव। इन्होंने एक योजना बनाई। इन लोगों का ये मानना था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ध्यान दें, एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे, खेतों में ज़्यादा ध्यान देंगे, फसलों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो उससे हमारी क्या होगी? जो इकोनॉमिकली हम लोग क्या है सॉलिड बनेंगे, हमारी पावर जो है इम्प्रूव हो जाएगी। तो इन लोगों ने क्या किया कंपनी ने? हाउ वॉज दिस टू बी द डन? ये कैसे किया गया? आफ्टर 2 decades, यानी कि 20 साल के बाद डिबेट ऑन द क्वेश्चन द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। इससे क्या किया कंपनी ने? 1793 में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया? एक परमानेंट रेवेन्यू फिक्स करने की कोशिश करी। इन्होंने एक योजना या प्लान को फाइनलाइज किया और इन्होंने क्या बताया? बाय द टर्म ऑफ द सेटलमेंट। इस सेटलमेंट में एक योजना बनाई गई, उसमें ये कहा गया द राजाज एंड द तालुकाज वर रिकॉग्नाइज द जमींदार। जो राजाज है, जो तालुकाज हैं, जो मतलब जिनके पास में बहुत ज़मीन है, लैंड्स हैं, उनको क्या बनाया जाएगा? जमींदार का नाम दे दिया जाएगा। यस बच्चों, यहाँ पर जो राजाज हैं उनको तो आप पता है राजाज क्या होते हैं। तालुकाज जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, इनको जमींदार बना दिया गया। They were asked to collect rent from the peasants and to the revenue for the company। इन्होंने क्या किया? इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप लोगों को जितना भी टैक्सेस होगा वो हम लोगों को पे करना होगा कलेक्ट करके। देन द अमाउंट टू बी द पेड टू फिक्स परमानेंटली। और ये भी डिसाइड किया गया इस सेटलमेंट में, इस परमानेंट जो सेटलमेंट ये हुआ था समझौता, इसमें ये कहा गया था
कि एक फिक्स अमाउंट पे करना होगा, आपको बता दिया जाएगा कि कितना अमाउंट आपको देना होगा और आप उतना ही अमाउंट हमें देंगे। चाहे आपके पास 1000 रुपये की इनकम है, लेकिन अगर आपको कंपनी 100 रुपये टैक्स रेवेन्यू पे करने का बोलती है तो आपको 100 पे करना है। अगर आपके पास में 1000 है और अगर 1000 का भी रेवेन्यू आपके आता है तो उतना आपको देना होगा। तो ये एक लॉस वाला परमानेंट सेटलमेंट हुआ था बच्चों। लेकिन फिर भी देखिए, if that we would ensure regular flow to the revenue into the जमींदार्स to invest in improving the land। उन्होंने क्या सोचा कि जो हमारा परमानेंट जो रेवेन्यू आएगा उससे जमींदार्स बहुत अट्रैक्ट होंगे और वो लोग अपनी क्या करेंगे, अपनी ज़मीनों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने लैंड्स को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। देन सिंस द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। इससे क्या हुआ, इस परमानेंट सेटलमेंट से जमींदारों ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया, उनकी बेनिफिट्स नज़र नहीं आए कंपनी को। जबकि क्या किया, जमींदारों ने जो अपना प्रोडक्शन था वो बढ़ाने की कोशिश की और लैंड बढ़ाने की कोशिश करी, बाकी जो रेवेन्यूज़ थे उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अब परमानेंट सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया कि जो समझौता हो गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट हुई देखिए। जो परमानेंट सेटलमेंट था, द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल फ्रॉम soon discovered that the जमींदार्स was in fact not investing the improvement of land। जो जमींदार्स थे वो सबसे पहले जो लैंड था उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, ना ही उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। उनको जो रेवेन्यूज़ आ रहा था उस रेवेन्यूज़ को वो लोग अपने पास रखने लगे, बल्कि क्या किया उन्होंने, अपने पैसों को खर्च नहीं किया और ना ही उन्होंने ज़मीनों को बढ़ाया, ना ही उसने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया। द रेवेन्यू हैड दैट बीन द फिक्स वॉज सो हाई ऑफ द जमींदार फाउंड इन डिफ़िकल्ट टू पे। जब वो कंपनी के द्वारा जो रेवेन्यूज़ था, फिक्स था जमींदारों के ऊपर, वो उसको देने में असमर्थ हो रहे थे, नहीं पे कर पा रहे थे। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी। तो बच्चों क्या होता था, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जमींदार अपने रेवेन्यूज़ को पे नहीं कर पाता था उसकी जमींदारी को छीन लिया जाता था। और जमींदारी को छीनने का मतलब है कि उनकी जो ज़मीन होती थी उसे भी छीना जाता था। तो इससे क्या हुआ, न्यूमेरियस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑकेशंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और उनकी जमींदारी को एक ही बोली के आधार पर इनको छीन लिया जाता था। इससे सारे जमींदार जो थे, कई जमींदारों ने अपनी ज़मीन से हाथ धो बैठे। बाय द फर्स्ट डिसाइड ऑफ द 19th सेंचुरी द सोल्यूशन चेंज। जो 19वीं शताब्दी आई, पहले तो ये 17वीं शताब्दी की बातें हैं, फिर 18वीं भी ऐसे ही चलती रही 20 सालों तक। उसके बाद जो 19th सेंचुरी आई तब इसमें सेटलमेंट में सिचुएशंस में चेंज आया। द प्राइजेज इन द मार्केट रोज टू द इनकम ऑफ द जमींदारी बट टू द रोज एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। जो बाजार की चीज़ें थी वो क्या हो गई, मार्केट में महंगी होने लगी, और जो कल्टीवेशन था स्लोली एक्सपेंडेड, वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा। इट मीन इंक्रीज द इनकम ऑफ द जमींदारी, जिससे क्या हुआ, जमींदारों की इनकम बढ़ने लगी। बट नो ग्रेन टू द कंपनी। लेकिन कंपनी ने तो जो अमाउंट फिक्स किया हुआ था रेवेन्यू का वो ही लेते थे कंपनी वाले, तो इससे ज़मींदारों को बेनिफिट हुआ। और उन्होंने क्या किया, इंक्रीज। तो इसको देखकर कंपनी को जलन महसूस होने लगी कि जमींदार जो है अपनी तो तरफ से तो अपने पैसा तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, लेकिन क्या कर रहे हैं, कंपनी को जो है वो रेवेन्यू उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो उनको टेंशन होने लगी, ये प्रॉब्लम आई। यहाँ लिखा हुआ है कंपनी सीज कुड नॉट इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली। अब उनके पास तो प्रॉब्लम थी, उन्होंने परमानेंट कर दिया था सेटलमेंट को, तो उन्होंने जितना डिसाइड किया हुआ था उतना ही लेना था उनको। अब उन्होंने क्या किया कि ये इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, ब्रिटिशर्स के लिए, कंपनी वालों के लिए। इवन देन द जमींदार डिड नॉट हैव इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। इसीलिए जमींदारों ने क्या कहा कि हमारी तो इनकम बढ़ रही है, हमें रेवेन्यूज़ जितना पे करना है उतना फिक्स है ही, तो हम अपना लैंड को क्यों इम्प्रूव करें। अगर लैंड इम्प्रूव करेंगे तो हमारा रेवेन्यूज़ भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इतनी टेंशन क्यों करें। तो उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड इन द अर्लियर ईयर्स एंड द सेटलमेंट। क्योंकि पहले ही जो सेटलमेंट हुआ था उसमें कई जमींदार अपने जो ज़मीनें थी वो खो चुके थे। अदर्स now saw the possibility to earning without the trouble and risk of the investment। उसके बाद में जो ये लोग थे
जमींदार जो थे, इन लोगों ने अपना जितनी अर्निंग थी उसमें ही इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग, एंड अ लॉन्ग ऑफ द जमींदार्स could give out to the land and tenants to the get rent. They were not interested in improving the land. क्या करते थे वो लोग कि अपनी जो ज़मीनें थी उसे किराए पर दे देते थे, लीज पर दे देते थे और काम हो जाता था। बाकी उन्होंने अपने सोचा भी नहीं कि हम लोग अपने लैंड को इम्प्रूव करें। Yes, next. On the other hand, in the villages, the cultivators found the system extremely oppressive. The rent to be he paid of the zamindars was high, and so right on the land was the insure. To pay the rent to be the had often take a loan for the money lender. इधर जो दूसरी साइड में था, गाँव के जो लोग थे उन्हें बेचारों को क्या करना पड़ता था, अपने जो कल्टीवेशन था उसके लिए भी पैसा नहीं होता था क्योंकि जो भी उनका रेवेन्यू में चला जाता था। अब इन लोगों को क्या करना पड़ता था, उधार पैसा लेना पड़ता था मनी लैंडर से। जैसे कि बैंक से लोन लेते हैं वैसे ये लोग बनियों से पैसे लिया करते थे पहले। एंड व्हेन ही फेल टू द पे द रेंट ही वाज द एविडिएट टू द लैंड एंड कल्टिवेटेड टू जनरेशन। और इससे क्या होता था, किसानों की जो ज़मीनें पीढ़ी से चली आ रही थी वो ज़मीनें छीन ली जाती थी, और वो ज़मीनें छीनने के बाद वो कुछ भी उनके पास नहीं रहता था। देन आगे क्या आया था बच्चों, अ न्यू सिस्टम इज़ डिवाइज्ड। अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सी अगेन, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। बच्चों आपको ये सेपरेट हिस्ट्री वाला नोटबुक बनाना है और उसमें क्वेश्चन आंसर्स करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी वाला होमवर्क करेंगे एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम का होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।